अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तुझ वुचान लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन तो बह तुहज मेज़बान उज़मा शबीर तोह सारनी वथ वंज खैर मकदम करान नाजरीन उम्मीद यह ज तुह सारी ऐसो सेहतो सलामत दुआ करान अल्लाह ताला थीन तोह तस हमें सेहतो सलामत आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इथ कन जन तुह पता कि सेहत के निमन प्रोग्रामन मन विज विज मुख्तलिफ तकलीफन मुतलिक बात करान तो तोह ताम सह सलाह मशवर वातनावान युस जन हर रंग मोतबर छ आसान। नाज़रीन अज़किस यथ प्रोग्रामस मज करो अस कत बात स्क्रीनिंग तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ वेरियस कैंसर्स क्या रोजन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन नश अवेलेबल। वो गो ये यथो तुह वन डॉक्टर साहिबा सत कत बात करने ब्रो छसो बह तुह गुजारिश करान ये तुह फोन कॉल करो तो सवाल पीजो मुख्तसर अल्फाजन मज तो अजकिस मौजूस पे यम जन फोन नंबरातन तुहद स्क्रीनस बोन कन स्क्रॉल गसान तो सन यम जन अजिक गेस्ट एक्सपर्ट रोजन तिम रोजन डॉक्टर गुरप्रीत कौर यम कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। वलिम नाजरीन इस्तकबाल करो डॉक्टर साहिबा। आदाब डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच। इस्तकबाल है आपका आज का हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी सो मेरा नाम गुरप्रीत है। मैं एक हेड एंड नेक कैंसर और एक माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की टीम का कि आपने चूज़ किया हम कैंसर जैसी बीमारी के बारे में बात कर सकेंगे आज। आई थिंक मकसद ये है कि आप लोगों के मीडियम से हम लोग अपना मैसेज एम्पलीफाई कर सके और सोसाइटी तक पहुंचा सके। जिस टॉपिक के बारे में भी हम आप चाहते हैं हम आज उसको डिस्कस कर सकेंगे ताकि लोगों तक कुछ जानकारी कुछ अवेयरनेस पहुंचा सके फॉर अर्ली डिटेक्शन, रेगुलर स्क्रीनिंग्स एंड ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन बी टेकन। और खुदा ना खास्ता बट अगर किसी को ऊपर वाला ना करे बट अगर किसी को ये बीमारी का डायग्नोसिस होता भी है तो लोग ये समझे कि हमारे लिए बीमारी को अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोस करना कितना इम्पोर्टेंट है ताकि हम प्रॉपर्ली उसको ट्रीट कर सकें। डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं कैंसर की तो कैंसर यूजुअली हम देखते हैं अभी भी एक स्टिग्मा है जो लोग हैं वो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इवन दो पेशेंट्स को जिन पेशेंट्स को कैंसर होता है हम देखते हैं अक्सर उनके बारे में कहते हैं कि ये मंशो विल्ट दोद, कोई इसका नाम भी नहीं ले रहा है। तो जब हम इस कैंसर की बात करते हैं तो एग्जैक्टली कैंसर क्या होता है और कैंसर हमारे जिस्म में कैसे डेवलप होता है? बिल्कुल, आई थिंक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे यहाँ आके कैंसर के टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद है कि हम कैंसर को एक कॉफ़ी टेबल कॉन्वर्जेशन बना सकें। जैसे हम घर परिवार में शाम को बैठ के चाय पीते हैं, हम इतना कंफर्टेबली कैंसर के बारे में बात कर सकें ताकि अपने घर की फीमेल्स को, घर के बाकी एल्डरली लोगों को, बच्चों को समझा सकें कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैंसर को कैसे जल्दी पहचाना जाए। हम लोगों ने बहुत कॉमनली एक बात सुनी होगी कि जिस भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे पास कम होती है ना उस चीज़ से हम हमेशा घबराते हैं। सो वी ऑलवेज फियर समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट। ये बहुत ही कॉमन सेइंग है अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी वजह से क्योंकि कैंसर की जानकारी कम है, क्योंकि हम इसके बारे में बात कम कर रहे हैं तो डर ज़्यादा बड़ा बन गया है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली एक स्टिग्मा है। शायद लोग ये समझते हैं कि, और ये मिथ्स हैं लोगों का ये कहना कि हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये हमें हो जाएगा, हमने कुछ बुरा काम किया है इसीलिए इसको कैंसर हुआ है। हो गया, हाँ, ये सारी मिथ्स सोसाइटी से हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये रहेंगी तब तक लोग सफ़र करेंगे और टाइमली उनको ट्रीट नहीं किया जा सकेगा। हम चाह के भी मदद नहीं कर सकेंगे। बात करने के लिए जो ट्रीटेड केसेस हैं वो पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स देने के लिए बाहर नहीं आते हैं। जो केसेस जो हमारे कैंसर वॉरियर्स हैं, कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उन बहुत ज़रूरी है कि वो सोसाइटी में आके अपनी स्टोरीज शेयर करें ताकि उनको देख के कुछ और लोग मोटिवेट हों, इंस्पायर हों और हम दूर दूर में रहने वाले एरियाज़ में रहने वाले लोगों की भी मदद कर सकें। आई थिंक एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सेलिब्रिटीज़ जो चाहे मनीषा कोइराला हो, सोनाली बेंद्रे हो, हिना खान हो, बाहर की कंट्रीज़ के सेलिब्रिटीज़ हो, दे हैव नाउ कम आउट इन दी ओपन विद देयर प्रॉब्लम्स। वो अपनी डायग्नोसिस शेयर कर रहे हैं, अपनी ट्रीटमेंट जर्नी शेयर कर रहे हैं और उनको देख के बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिल रही है कि वो डॉक्टर्स के पास आके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। सो बिल्कुल जैसा आपने कहा, स्टिग्मा को हटाना है, स्टिग्मा से ऊपर उठ के सोसाइटी में
कैंसर के बारे में बात करनी है। जितना बिल्कुल। कंफर्टेबली हम बात कर पाएंगे उतना अच्छे से हम लोगों की मदद कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। फर्स्ट कॉलर हमारे, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन नावनी बेकर पे छो? जी मैं जी क्यों कामरान हूँ चाड़ोरा से। जी, इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में, अपना जी मेरा सवाल पूछिए। क्वेश्चन है डॉक्टर साहबा से, फूड जी एडल्ट्रेशन के बारे में मुझे बोलिए। और ये जो हम केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये इसमें बोलिए कि इसमें कौन से खदशात है, ये किस तरह रेस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स के लिए, और स्क्रीनिंग के लिए हमें कब जाना चाहिए, कब एक पेशेंट को जाना चाहिए, और कौन सी स्क्रीनिंग इसके लिए बेहतर रहेगी, और किस तरह स्क्रीनिंग करनी चाहिए एक पेशेंट को अगर इसको ये डायग्नोज करना हो कि इसको अल्लाह बचाए कैंसर है कि नहीं। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर आई साहब। थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को हम इन डिफरेंट पार्ट्स इवेंचुअली डिस्कस करने वाले हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कैंसर क्या है। मैं कैंसर की डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आप लोगों को समझा दूं, सुना दूं, मुझे नहीं लगता आई थिंक उससे आंसर्स मिलेंगे। तो मैं चाहूँगी हम अपनी ऑडियंस को एक बहुत ही लेमन तरीके से, एक बहुत ही आसान तरीके से समझाएं कि एग्जैक्टली कैंसर क्या है। अब आप और मैं आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, राइट? जिसमें एक प्रॉपर तरीके से हमें बैठना है, हमारी टीम को एक प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना है प्रोग्राम। सिमिलरली किसी भी ऑफिस में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में ये ज़रूरी है कि अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, ये अपना मैसेज बच्चों तक पहुंचाने के लिए बच्चों का एक प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म में रोज स्कूल आना, लाइन में बैठना, क्लास में तरीके से बैठना जरूरी है, राइट? अब इमेजिन करिए उस क्लास में एक बच्चा है जो अचानक से शैतानी करने लग जाता है, क्लास में रकस क्रिएट करता है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, अभी लंच टाइम नहीं हुआ है बट अचानक से अपना टिफिन निकाल के खाने शुरू हो जाता है क्लास के बीच में, तो क्या वो क्लास एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से चल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगी, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, राइट? कैंसर का सेल भी शरीर का एक ऐसा शैतान बच्चा है जो अब बिना रोक टोक, बिना किसी की बात सुने अपनी मर्जी से चीजें करने शुरू हो जाता है, राइट? सो वो क्या करता है, वो बाकी सेल्स को तो अपना काम नहीं करने दे रहा है, खुद भी अपना काम बराबर से नहीं कर रहा है, बिना रोक टोक अपनी मर्जी से काम कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन तो खा ही रहा है, साथ वाले सेल्स का न्यूट्रिशन भी खा रहा है बिना टाइम के। और इस वजह से जो केओस क्रिएट होता है उसमें पूरे टिश्यूज में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। सो बहुत सारे सेल्स का जब एक एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, अब हम सिग्नलिंग पाथवेज और म्यूटेशंस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, बट बहुत सारे सेल्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन को ट्यूमर कहते हैं। जब बहुत सारे सेल्स अचानक से साइज में, आकार में बढ़ने शुरू हो जाए। कि हर ट्यूमर मैलिग्नेंट नहीं होता है, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर्स की हम बहुत परवाह नहीं करते, वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल होते हैं, एक प्रॉपर तरीके से सर्जरी से हम उन बिनाइन ट्यूमर्स को निकाल सकते हैं। बट जो ट्यूमर्स मैलिग्नेंट होते हैं, जो कैंसर में तब्दील हो गए हैं इसी शैतान बच्चे की वजह से, जो अब हर तरीके से गलत पाथवेज फॉलो कर रहा है, वो कैंसर की जो है फर्दर मैनेजमेंट के लिए उसका डायग्नोसिस होना जरूरी है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कौन सी स्टेज की प्रॉब्लम है और अब इसको आगे कैसे ट्रीट करना है। वर्ल्ड वाइड हर कैंसर के लिए, शरीर में बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, हेड एंड नेक कैंसर्स अलग हैं, ब्रेन ट्यूमर्स अलग हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स अलग हैं, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स अलग हैं, सर्वाइकल कैंसर्स अलग हैं, रेक्टल कैंसर्स अलग हैं, बोन कैंसर्स अलग हैं, बोन मैरो कैंसर्स अलग हैं। हर कैंसर की स्टेजिंग की गई है और हर स्टेज पे हर कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक एल्गोरिदम फॉलो होता है, एक प्रोटोकॉल है जो सेट है वर्ल्ड वाइड, राइट? सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कैंसर का डायग्नोसिस, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टेजिंग, और उस हिसाब से हम एल्गोरिदम या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करते हैं। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि कैंसर की स्टेजेस क्या है। मोटा मोटा कैंसर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। हम चाहते हैं कि अर्ली स्टेजिंग
यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम जी। कैंसर्स को डायग्नोज कर सकें। हाँ हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली जो देखा जाता है 70 to 80% केसेस हमारे ओपीडी ऑफिस में एडवांस स्टेजिंग में आते हैं, प्रॉबेबली लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, और यही बिल्कुल। चेंजेस हम लाने की जरूरत कोशिश कर करेंगे। रहे हैं यहाँ पे आई बिल्कुल। थिंक कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की प्रोसेस्ड फूड्स और एनवायरमेंटल हजार्ड्स क्या है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। जी आई थिंक मैं चाहूंगी हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा जब हम बात करते हैं इंडिया की, स्पेशली जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो इस रीजन में ज़्यादा कौन सी टाइप्स ऑफ कैंसर जो है पाए जाते हैं? बिल्कुल। सो इन द लास्ट फ्यू इयर्स जो स्टडीज हुई हैं उसमें द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन मेल्स इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स, गैस्ट्रिक कैंसर्स, स्टमक कैंसर्स जिनको बोलते हैं, जी। और कोलोरेक्टल कैंसर्स। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर्स सबसे कॉमन कैंसर है, फॉलोड बाय ईसोफेजियल कैंसर्स एंड गैस्ट्रिक कैंसर्स, एंड देन सर्वाइकल कैंसर्स, और फिर एक छोटे तादाद में थायराइड कैंसर्स, हेड एंड नेक कैंसर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कैंसर्स आल्सो एग्जिस्ट। बिल्कुल। तो सब हम देख रहे हैं आजकल जो कैंसर्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, वो किसी भी किस्म का कैंसर हो, वेदर इट इज़ सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, वुमेन में या मेन में जो कैंसर पाए जाते हैं उन सब में इजाफा हो रहा है। इसका क्या रीज़न है, और क्या जो यंगर एज के लोग हैं उनमें भी कैंसर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, उनमें इजाफा हो रहा है? बिल्कुल। आई थिंक एक जो मिथ है कि कैंसर सिर्फ ओल्ड एज में होते हैं, वो अब बिल्कुल सच नहीं है। कैंसर्स आर आल्सो सीन इन यंगर एज ग्रुप्स। इसीलिए इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि आपकी रूटीनली टाइमली स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज। आई थिंक हम नंबर्स जो इंसिडेंट्स कैंसर्स की बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल। आई थिंक हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है, फिजिकल फिटनेस लेवल्स हैव गॉन डाउन, शरीर में मोटापा, ओबेसिटी इज वन रीज़न फॉर मल्टीपल कैंसर्स। दूसरी बात हमारा कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स, बहुत हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है। वी आर नाउ इन अ हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग हाई प्रोसेस्ड फूड्स, हाई शुगर फूड्स, जंक फूड्स, so all of that is contributing. Microplastics, I think environmental hazards, use of pesticides in cultivating crops, all of this is adding to more diseases in the society, including cancers. Exactly. So I think a change of lifestyle, फिजिकल फिटनेस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। हम जितना अपने शरीर को फिट रखेंगे हम उतना इम्यूनिटी अपने शरीर में बढ़ाते हैं टू फाइट एनी फॉर्म ऑफ डिजीज, नॉट जस्ट कैंसर। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारी ईटिंग हैबिट्स को सही करना बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर को फिट रखना, हमें ओबेस नहीं होना है, हमें एक सर्टेन मेटाबॉलिज्म रखना है अपने शरीर का, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जैक्टली हम देख रहे हैं जो आजकल की जनरेशन है वो ज़्यादा यही सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपना रही है, जंक फूड खा रही है, बिल्कुल उनकी जो न्यूट्रिशन हैबिटेट्स है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आपके साथ डिस्कशन जारी रहेगा। फिलहाल हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप होगी जी। जब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की और कैंसर्स की बात करते हैं तो क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं? क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं? आई थिंक हर कैंसर के अपनी अपनी इटियोलॉजी है। अगर हम हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करें तो, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स की बात करें, या फिर लैरेंजियल कैंसर्स, फेरेंजियल कैंसर्स की बात करें, तो एक बहुत बड़ा, स्पेशली इन दी वैली, आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर है कंजम्पशन ऑफ टोबैको। टोबैको नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ chewing tobacco, but tobacco in the form of smoking. I think smoking हमारे स्पेशली हमारे रीजन में बहुत कॉमन है, और स्मोकिंग एक वजह है बहुत सारे कैंसर्स की। जब मैं स्मोकिंग की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ प्राइमरी स्मोकर की बात नहीं करती हूँ। जो लोग खुद स्मोक कर रहे हैं और क्विट नहीं कर पा रहे हैं वो तो अपने आप को हार्म कर ही रहे हैं, और जो उनके आसपास बट उनके आसपास रहने वाले लोग, आई थिंक जिन घरों में, अपने घरों में जो उनकी घर में फीमेल्स हैं जो पैसिव स्मोकिंग का शिकार है, अदर देन पैसिव स्मोकिंग जो टर्शरी स्मोकिंग का शिकार है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कार में बैठे हैं जहाँ पे किसी ने स्मोक किया होगा, तो क्या आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई स्मोक करके गया है? एक एक स्मेल रहती है, राइट? सिमिलरली एक रूम में जहाँ से कोई स्मोक करके गया, हमें पता चलता है कि कोई स्मोक, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्मोक के डस्ट पार्टिकल्स विल रेस्ट ऑन ऑल ऑफ दिस, आपके कारपेट्स पे, कर्टन्स पे, और वो टर्शरी स्मोक का एक्सपोजर देते हैं कुछ जो घर में रहने वाले लोग हैं। फीमेल्स में होने वाली कुछ, एक ब्रेस्ट कैंसर पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी होती है, लैरेंजल कैंसर्स स्मोकिंग की वजह से होते हैं, हेड एंड नेक कैंसर स्मोकिंग की वजह से होते हैं। सो आई थिंक एक सबसे बड़ा फैक्टर स्पेशली इन आवर रीजन इज स्मोकिंग, बिल्कुल। एंड अब आई एम होपिंग थोड़ा कम है, बट हुक्का इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्मोकिंग जो बहुत रूटीनली यूज किया जाता था इन दी वैली। और मोर इम्पोर्टेंटली चूल्हे पे खाना बनाना, आई थिंक हम ओल्ड विलेजेस वाले साइड पे, ओल्ड होम्स में अभी भी वो एक कस्टम चल रहा है कि रूटीन है उनका, डेली रूटीन है कि चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स आर मोर एक्सपोज्ड टू इनहेलेशन ऑफ स्मोक, दिस इज आल्सो रिजल्टिंग इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम लोग खुद चेंज कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली ओबेसिटी, औरतों में होने वाले 2 कैंसर्स की वजह ही ओबेसिटी है। सो ये कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। देन कंजम्पशन ऑफ हाई प्रोसेस्ड फूड्स, हाई शुगर फूड्स, या फिर बहुत ज़्यादा शायद रेड मीट का कंजम्पशन। आई थिंक हम एक बैलेंस डाइट के फॉर्म में चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। ओवर कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग इज बैड। माइक्रो प्लास्टिक्स, या फिर बहुत गर्म चीज़ें प्लास्टिक्स में खाना, जैसे एक रूटीन सी आदत है चाय को प्लास्टिक में पीना, ये चीज़ें आई थिंक हमें अपने घर परिवार में, अपने ऑफिस एरियाज में चेंज करनी होगी। प्लास्टिक को बैन करना होगा फॉर कंजम्पशन ऑफ स्पेशली हॉट फूड्स, बिकॉज ये लीचिंग होती है इन सब प्लास्टिक्स की इन दी फूड आइटम्स, और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं रिजल्टिंग इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ये कुछ चेंजेस तो हम खुद कर सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स को हम हटा सकते हैं। एंड देन अनफॉर्चुनेटली कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल हजार्ड्स, फॉर एग्जांपल एक्सपोजर टू। हम आगे और बातचीत करेंगे, फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गया, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नावनी बेकर पिटचो जुबैर अहमद खान अनंतनाग जी इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस में पन सवाल पिछो वारिया काल हेत वोत में बोजन ये ट्यूमर तो कैंसर जी यम छ अलग अलग जद किन यह कुन नंबर 1 नंबर 2 ज्यादा खतरनाक कुछ तो क्यूरेबल छा कुन हदस ताम ब्याक। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आई थिंक जिस तरीके से मैंने समझाया, सेल्स के एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, जैसे हमारे स्किन पे या कहीं पे कोई गांठ हो गई है, हम उसको ट्यूमर कहते हैं। हर गांठ कैंसरस नहीं है, हर ट्यूमर कैंसरस नहीं है। ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है। जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं ये साधारण ट्यूमर्स हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं और वो हील हो जाएगा। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं उनकी स्टेजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है, स्टेज 1 होता है जिसमें बीमारी जिस जगह पे शुरू हुई है वहाँ पे ही है। स्टेज 2 में है कि बीमारी ने उस जगह के और उसके आसपास के सेल्स को इन्वॉल्व किया है। स्टेज 3 में है कि वहाँ के आसपास के लिम्फेटिक्स या लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर दिया है। और स्टेज 4 में ये मैलिग्नेंट बीमारी अपने जहाँ पे शुरू हुई है वहाँ से छूट के शरीर के किसी और हिस्से में भी चली गई है, इसीलिए उसको एडवांस कहा जाता है। तो ऑब्वियसली मैलिग्नेंट जो बीमारियां हैं जिनको हम कैंसर्स बोलते हैं, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। उनका टाइमली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। बिनाइन ट्यूमर्स ऑन दी अदर हैंड बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, इंडोलेंट होते हैं। हमारे लिए वो किसी टाइमलाइन के अंदर नहीं आते हैं कि इनका ट्रीटमेंट इस टाइम फ्रेम में करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये शरीर में आगे बढ़ जाएंगे। सो हम बिनाइन ट्यूमर्स से इतना नहीं घबराते हैं, हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को टाइम पे ट्रीट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जी इनका और आई थिंक इनका दूसरा सवाल क्योरेबल कि बिनाइन ट्यूमर्स कंप्लीटली क्योरेबल है 100%, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी क्योरेबल है। ये एक मिथ है कि अगर आपको कैंसर हो गया है तो अब ठीक नहीं हो सकता है। बिल्कुल कैंसर का इलाज है, कैंसर लाइलाज नहीं है। कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, एक बहुत दूसरा बड़ा मिथ। कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है। कैंसर अगर किसी को है तो किसी और को नहीं हो जाएगा, उसको उसकी खातिरदारी करने से या उसका ध्यान रखने से या उसके साथ रहने से या उसके साथ खाना खाने से। कैंसर बिल्कुल इलाज पॉसिबल है। हमारी गुजारिश आप लोगों से ये है, हमारा आपसे बात करने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कैंसर को
अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करें ताकि उसका प्रोग्नोसिस बेटर हो, बीमारी का आउटकम अच्छा हो और हम पूरी तरीके से उसको ट्रीट कर सकें। क्योंकि एडवांस स्टेजेस में जब कैंसर इनऑपरेबल है या स्टेज 4 में है या शरीर के किसी और हिस्से में चला गया है, तब बीमारी का इलाज करना पॉसिबल नहीं होता है और तब हम राहत के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। बट अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल कैंसर का इलाज मुमकिन है और पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। जी, अर्ली डायग्नोस, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, आए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नावनी बेकर पे छो जी, मैं मुंतहा नतामपुर से बात कर रही जी, हूँ। इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। शुक्रिया। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि यूजुअली हमें बोलते हैं ना कि अगर कहीं भी बॉडी में आपको सिस्ट लगे या कोई लंप लगे तो उसके लिए इमरजेंसी ना जल्दी आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो ये किस तरीके के लंप्स है और ये किस तरीके के सिस्ट है जिन पे हमें ज़्यादा क्यूरियस होना चाहिए? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा सवाल ये है कि अब अगर किसी, मैंने यूजुअली बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, कुछ तो मेजॉरिटी उसमें से ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर्स थे जिनको अच्छे से रिमूव भी किया गया ब्रेस्ट, उसके बाद कीमो भी गई, रेडियोथेरेपी भी लगी, इवन कुछ की तो ऑरल थेरेपीज भी हो गई, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कहीं ना कहीं उनको किसी और बॉडी पार्ट में कुछ और होने लगा और फिर बोला जाता है कि ये पुराने ही कैंसर सेल वापस सर्वाइव हो गई है या उन्हीं में से कुछ हुआ। ये क्यों होता है अगर अच्छा ट्रीटमेंट भी हुआ हो, फर्स्ट सेकंड स्टेज पे भी डायग्नोज हुआ हो? जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल, इन्होंने अपना नाम बताया था, मुंतहा। आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले कि आपका सवाल आया है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल्स टू आस्क ऑल द राइट क्वेश्चंस। जब भी हम किसी फीमेल को एजुकेट करते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि हम 2 परिवारों को एजुकेट कर रहे हैं, एक उनका मैटरनल साइड और एक उनका मतलब इन लॉज और उनका अपना घर। और उस घर परिवार, अगर एक फीमेल समझती है अपनी जिम्मेवारियां, तो उस घर परिवार की सारी बच्चियां, सारे बच्चे वैक्सीनेटेड होंगे और उनकी प्रॉपर तरीके से हेल्थ चेकअप्स और सब टेस्ट हो रहे होंगे। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी में एक नेग्लिजेंस है। औरतें अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा लास्ट रखती हैं। उनके लिए घर परिवार में पहले बच्चे को स्कूल भेजना ज़्यादा ज़रूरी है, घर का सब परिवार में सबके लिए खाना बनाना ज़रूरी है, और अपनी हेल्थ कंसर्न्स को वो हमेशा लास्ट पे रखती हैं, विच हैज़ टू चेंज। क्योंकि अगर ये चेंज नहीं होगा ना, तो आपके जो सवाल हैं जो इसी से रिलेटेड है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, वो कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में रहेंगी। सबसे पहले लंप्स, सिस्ट्स। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी लंप, कोई भी ऐसा गांठ, कोई भी ऐसा अल्सर, कोई भी ऐसा डिस्चार्ज एबनॉर्मल, कोई भी फाउल स्मेल, कुछ भी प्रॉब्लम अपनी बॉडी की जो 2 वीक्स के अंदर रिजॉल्व नहीं हो। यूजुअली जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे दांत का दर्द हो, चाहे कोई सिस्ट हो, कोई अल्सर हो, हम यूजुअली उसके लिए या तो कोई दवाइयाँ लेते हैं, किसी फिजिशियन को दिखाते हैं, या फिर खुद से सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं आजकल। बट यूजुअली देखा गया है कि लाइक एवरी अदर कोल्ड, कॉफ, फीवर, एनी अदर टॉन्सिलाइटिस, कोई और अल्सर, लंप, यूजुअली 2 हफ्ते के अंदर वो रिजॉल्व हो जाता है। शरीर, ऊपर वाले ने, कुदरत ने शरीर को बनाया है इस तरीके से। बट कोई भी प्रॉब्लम जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बियॉन्ड परसिस्ट कर रही है, और जब मैं कोई प्रॉब्लम बोल रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ आपका लंप, सिस्ट, अल्सर्स या डिस्चार्ज की बात नहीं कर रही हूँ। आवाज़ की होर्सनेस, कफ, फीवर, वेट लॉस, कोई भी प्रॉब्लम जो 2 या 3 हफ्ते के बियॉन्ड परसिस्ट कर रही है, ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है। आपके दिमाग में एक अलार्म बजना चाहिए कि नहीं, दिस इज अ टाइम वेयर आई हैव टू कंसल्ट समबडी। यहाँ पे मुझे मेडिकल एडवाइस की जरूरत है, मेरे को सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन या सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है। सो एनी प्रॉब्लम दैट परसिस्ट्स बियॉन्ड 3 वीक्स हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड डायग्नोस्ड। पहली चीज। दूसरी चीज, एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमें किसी गांठ में दर्द नहीं होता है, हम उसको लेके कंसर्न नहीं होते। हमें लगता है कि नहीं, दर्द नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ट्यूमरस लम्प्स और बहुत सारे कैंसर्स की जो गांठें होती हैं वो पेनलेस होती हैं।
सो पेनफुल लंप जो होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, शायद वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो पेनलेस लंप्स हैं वो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई ऐसी साधारण गांठ है जिसमें कोई पेन नहीं हो रहा है, ज़रूरी नहीं है वो कैंसर होगा, बट उसको घर पे रख के बैठना और किसी को बताना नहीं और उसका चेकअप ना कराना लापरवाही है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको चेक कराएं। डायग्नोज करा आई थिंक थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन जिसमें आपने डिस्कस किया कि कुछ ऐसी स्टोरीज जहाँ पे एक पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है बट बीमारी फिर से वापस आई है। पॉसिबल है, ये हो हर बीमारी, हर पेशेंट अलग होता है। हमारे पास दुनिया भर में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पे पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आई थिंक मोटिवेशन हमको उन पेशेंट से लेना है, बट ऐसे पेशेंट्स जो विद इन 2 years 3 years बीमारी वापस आई है, कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो होकर अच्छे ट्रीटमेंट होने के बावजूद ये कुछ अग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ कैंसर ज़रूर होते हैं। इसीलिए हर पेशेंट को, हर कैंसर पेशेंट को पोस्ट ट्रीटमेंट कंप्लीशन 5 years के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाता है। हर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद उनको एनुअल स्क्रीनिंग्स करानी होती हैं, मंथली बाय मंथली या एवरी 3 to 4 months उनका रूटीन स्क्रीनिंग्स होनी ज़रूरी होती हैं। वो 5 years के स्क्रीनिंग्स पे रहते ही रहते हैं, क्योंकि वी आर ऑलवेज लुकिंग, हम हमेशा कैंसर से एक स्टेप आगे खड़े रहते हैं। कभी भी बीमारी वापस आए तो हमें उसको टाइमली डायग्नोस करना है दोबारा, ताकि हम उसको एक छोटी स्टेज पे डायग्नोस कर सकें। और ये यूजुअली उन पेशेंट्स में होता है जिनमें पहली बार डायग्नोसिस बहुत एडवांस स्टेजेस पे हुआ होता है, जिसमें चांसेस होते हैं कि बीमारी अपनी जगह से छूट के माइक्रो मेटास्टाइज करके शरीर के किसी और हिस्से में चली गई हो, जो उस टाइम पे नहीं पूरी तरीके से फॉर्म हुई थी, बट इवेंचुअली ओवर ईयर्स बीमारी उस दूसरे हिस्से में वापस प्रोलिफरेट करती है। यही रीज़न है कि इन पेशेंट्स को हम बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशंस में रखते हैं, ताकि ऊपर वाला ना करे, बट अगर कभी बीमारी वापस आए तो हम एक स्टेप आगे खड़े होकर उसको टाइम पे ट्रीट कर सके और पहली बार के डायग्नोसिस की तरह एक बड़ा ट्रीटमेंट नहीं करना पड़े, छोटे ट्रीटमेंट से ही हम उसको क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन नाम वनी बेकत पे छो? बस वची पे मोहम्मद शाबान ऋषि करन अर्ज। जी, इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस में पन सवाल पृछो। शुक्रिया सर। जनाब अर्ज ये डॉक्टर साहब पृछन ना मे बचपन पे वोत न खोड़ साइड आंट जी तो यत आंच सह तती यन न बढ़न तो न कम गसन खोड़ साइड कथस निश। डॉक्टर साहब आप इंटरेक्ट करेंगे? अर्ज डॉक्टर साहब वन ये कि अल्लाह दिन नजात अगर वह कन्फर्ज वन तमाक सि गसन अड़ वन कांगड़ ये वंदस जात तक नार तथ खसन। तो आम इंसानस कित पे बासी खुदा दिन नजात मे अमिश के अलामत तो बह गस डॉक्टर साहब नश। जी, इनका पहला सवाल था कि इनको लेफ्ट साइड से गैंग्लियन है, सिस्ट है, वो ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, उतनी ही है। ओके हाँ, तो दूसरा सवाल था इनका कि जब हम यूजुअली विंटर्स में कांगरी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कुछ हमें पैच होते हैं टांगों पे, तो कब पता चलेगा एक आम इंसान को कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? आई थिंक आपका जो पहला क्वेश्चन, ये अपनी बात कर रहे थे? जी, पहला ये अपना बोल रहे थे। हाँ, लेफ्ट साइड से इनको है। हमें रीजन नहीं पता चला कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी है। नो, इन्होंने लेफ्ट साइड का कहा। आई थिंक अगर आप अभी भी हमें सुन रहे हैं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, बट मैं चाहूँगी आपकी जो प्रॉब्लम्स है और ऐसा कोई सिस्ट है या कुछ ऐसा नोड्यूल है या लंप है जो काफ़ी वक्त से आपको प्रॉब्लम दे रहा है, पिट है, आर्म पिट जो है वहाँ पे। सो बेसिकली अगर मुझे जहाँ तक समझ आया, आप एक्जिला या आर्म पिट की बात कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ नोड्स होते हैं। कई बार आर्म पिट में हेयर फॉलिकल्स की वजह से फॉलिकुलर इन्फेक्शंस, फॉलिकुलाइटिस या कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी ऐसी गांठ हो सकती है। बट अगर आपको ये कुछ वक्त से है, जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है या ये प्रॉब्लम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम से आपको है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर प्लीज़ हमें दिखाएं। आई थिंक घर पे रह के या फ़ोन पे इसको डिस्कस करने से बेहतर है कि हम लोग मिल के आपको एग्जामिन करके आगे एक प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद आपको गाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगर साधारण गांठ होगी तो दवाइयों से उसको ट्रीट कर सकते हैं। किसी वजह से अगर हमें इस पर कुछ सस्पिशन या शक होगा तो हम इसको आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे।
मैं इसी के साथ एक और डिस्कशन को जोड़ना चाहूँगी। एक बहुत कॉमन मिथ है हमारी वैली में कि इन्वेस्टिगेशंस की वजह से कैंसर फैल जाता है, बायोप्सी की वजह से कैंसर फैल जाता है, चाकू लगने की वजह से कैंसर फैल जाता है। मैं चाहूँगी प्लीज़ सब लोग ये समझे कि बिना इन्वेस्टिगेशंस के अगर कोई इंसान सिर्फ हाथ लगा के किसी कोई चमत्कार है कि आप बता सकते हैं कि क्या बीमारी है और उसका कैसे इलाज होगा, तो ये बहुत ही एक बचकानी बात है। एक आपकी गाड़ी ठीक करने वाले टेक्नीशियन से लेके आपके घर की मशीन्स को ठीक करने वाले टेक्नीशियन को भी चीज़ें खोल के देखनी पड़ती हैं टू अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे ठीक किया जाए। शरीर का भी बिल्कुल एक सिमिलर तरीका है। बीमारी की जानकारी के लिए बीमारी को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बायोप्सी से बीमारी नहीं फैलती है। मैं चाहती हूँ ये चीज़ आप भी समझें और ये चीज़ आप आगे भी अपने घर परिवार में लोगों को समझाएं। जब तक आप बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पाएंगे पैथोलॉजिकली, यानी हिस्टोपैथ पे किस प्रकार की बीमारी है, और रेडियोग्राफिकली इमेजिंग पे जिस बीमारी के लिए सीटी स्कैन ज़रूरी है या पेट सीटी स्कैन ज़रूरी है या एमआरआई ज़रूरी है, प्रॉपर चैनल से इन्वेस्टिगेशंस होना ज़रूरी है ताकि हम बीमारी को जान सके और इवेंचुअली हम उसके ट्रीटमेंट एल्गोरिदम या प्रोटोकॉल को फॉलो करके उस बीमारी का मैनेजमेंट कर सके। आई थिंक जिनका कॉल था, आप अगर आपके थ्रू उनको हमारा नंबर दे दिया जाएगा सो दे कैन कंसल्ट अस, हम आपका एग्जामिनेशन करके आपको आगे गाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से इलाज हो सकता है। इनका जो दूसरा सवाल था कि विंटर्स में हम कांगरी का इस्तेमाल कांगरी कैंसर आई थिंक एक बहुत ही कॉमन, जब भी कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है तो कांगरी कैंसर एक फॉर्म ऑफ कैंसर है जो जुडिशियस मतलब बहुत यूज ऑफ कैंसर की वजह से एक एरिया जल जाता है। बट हर बर्नट एरिया या हर स्कार्ड एरिया कैंसर जरूरी नहीं है कि कैंसर में तब्दील हो गया है। बट जिस तरीके से मैंने कहा, अगर आपके साथ हर विंटर्स में ये प्रॉब्लम हो रही है तो किसी तरीके से आपको आई थिंक यूजेज ऑफ कांगड़ी पे काम करना पड़ेगा। कुछ तो गलती हो रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रीअकरिंग है, तो एक तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, और शायद रात को कुछ लोग कांगड़ी लेके सो जाते हैं, वो आदत को चेंज करना पड़ेगा ताकि हम आगे चल के कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए, उसके लिए सारी एहतियात ले सके। और दूसरा, अगर एट प्रेजेंट आपको ऐसी कोई तकलीफ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप या तो अपने नज़दीक में किसी सर्जन को या किसी जनरल सर्जन फॉर दैट मैटर या फिर किसी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को या उज़मा जी को रिक्वेस्ट करके आप हमारा नंबर ले सकते हैं और हमें आके दिखा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गया, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पर नाउनी बेकर पेट्शो मोहम्मद अमीन फेसबुक सांग में था जी इस्तकबाल तुहद प्रोग्राम बस सदा वरी अमिस सेहत ज कल लक्के लक्कट आक बोड़ा मोहम्मद अमीन फेसबुक पन सवाल पृछ्यो। हेलो हेलो सवाल क्या तुहद? सवाल बकी सदा वरी हाँ सेहत ज अमिस कल ठीक। हेलो हाँ, इनकी बच्ची है, शी इज 17 इयर्स, उनको सर पे दो ये है, दो सिस्ट है। जी जी, दो सिस्ट है। आप इंटरेक्ट करेंगे 14 वरियों पे 14 इयर्स से। ओके, 14 इयर्स से। हाँ, 17 इयर्स है इनकी एज। आपकी बच्ची की उम्र 17 साल है। आप उर्दू में बात कर पाएंगे अभी? 14 है। 14 इयर्स है। तो ये जो सर पे जो सिस्ट है वो कब से है? 2-3 महीने से। 2-3 महीने। आपने किसी को दिखाया, उसकी कोई जांचें हुई हैं? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, यहाँ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उधर मिला नहीं हो डॉक्टर। ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस डाल रही हूँ, बार बार इस चीज़ पे इम्पोर्टेंस दे रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम जो 2 या 3 महीने से ज़्यादा लंबी है, जो 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा में ठीक नहीं हो रही है और उससे ज़्यादा रह रही है, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और उसके लिए उसकी प्रॉपर जांचें और उसकी ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। तो घर पे रह के बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। अगर 2 या 3 महीने से कोई प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रही है, बिल्कुल ज़रूर आपको दिखाना होगा। मैं वापस रिक्वेस्ट करूँगी हमारे यूनिट को कि आपको भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दे पाएँ, जिससे हम एग्ज़ामिन करके आगे आपको बता सकें कि किस तरीके से ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना है। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहबा, हम बात कर रही थी रिस्क फैक्टर्स की, और जहाँ पे आप एनवायरमेंटल हैजर्ड्स की बात कर रहे थे।
इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, बिल्कुल। आई थिंक ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के बारे में हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, राइट? स्पेशली हमारे फार्मर्स या ऐसे लोग जो क्रॉप कल्टीवेशन में इंक्लूडेड है, वो लोग बहुत रूटीनली आजकल पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। आई थिंक कुछ टाइम पहले तक इतना पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता था जितना अब हो रहा है। सो वो लोग एक कंटिन्यूस दे आर एक्सपोज टू पेस्टिसाइड्स, whether it is inhalation of pesticides or whether it is manual usage of pesticides while cultivation of crops. I think ये दोनों ये वाले occupational hazards तो हमको पता ही है. Other than that, environmental smoke, I think pollution, laboratories, exposure to radiation. When I say exposure to radiation, I am talking not just about environmental radiation जो anyways exist कर रही है, but I think कुछ ऐसे occupations जहाँ पे आप continuously exposed है to radiation in forms of, अगर आप एक्सरे यूनिट्स या CT स्कैन यूनिट्स में काम कर रहे हैं, तो in any form अगर आप exposed हैं to radiation और preventative measures या proper protocols नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर यूनिट में बहुत स्टिकनेस नहीं है प्रोटोकॉल्स को लेके, बहुत लोग लापरवाही करते हैं in maybe wearing lead aprons. तो ये छोटी छोटी लापरवाहियाँ eventually आगे चल के तकलीफ दे सकती हैं. यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं. जिस तरीके से हमने बात की गरम खाने का प्लास्टिक्स में यूज़ करना, ये सब चीज़ें ऐड कर रही हैं टू आवर बॉडीज. सो ऑल ऑफ दिस हैज़ टू चेंज. हमारे लिए एक हेल्दी, जब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करती हूँ तो मैं इन सब चीज़ों में तब्दीली लाने की भी बात कर रही हूँ साथ में. जी डॉक्टर साहब, जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट कॉलर थे उनका भी यही सवाल था कि स्क्रीनिंग क्या होता है और किस एज से हमें स्क्रीनिंग रूटीन जो है वो स्टार्ट करना चाहिए. बिल्कुल, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अगर हम जिस तरीके से हमने बात किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स है, हर कैंसर्स की अपनी अपनी स्क्रीनिंग है, बट एक जनरल ओवरव्यू, क्योंकि हम बहुत डिटेल में तो शायद यहाँ नहीं डिस्कस कर सकेंगे. आई थिंक एनीबडी ओवर द एज ऑफ 40 to 45 ईयर्स, स्पेशली अगर हम पहले फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में 45 ईयर्स के बियॉन्ड एनुअली या एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर्स ब्रेस्ट मैमोग्राम्स होना ज़रूरी है, राइट? उससे पहले अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है ऑफ कैंसर्स, तो सोनोग्राफीज होना ज़रूरी है, ब्रेस्ट सोनोग्राफी साल में एक बार. उसके अलावा फीमेल्स हु आर मैरिड या फिर पोस्ट 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, आई थिंक पैप स्मीयर्स होना बहुत ज़रूरी है. पैप स्मीयर्स विद HPV DNA टेस्ट्स एवरी 3 ईयर्स. ऐसा भी नहीं है कि हर साल होना है, 3 साल या 5 साल में एक बार एक टेस्ट होना है. अगर हर 3 साल पे हो रहा है तो पैप स्मीयर हो जाए. अगर पैप स्मीयर विद HPV DNA टेस्ट है तो एवरी 5 ईयर्स. इसके लिए आपको हर बार किसी कैंसर सर्जन के पास भी नहीं आना है, किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है. आप अपने रूटीन गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके ये टेस्ट करा सकते हैं. मोर इम्पॉर्टेंटली यंगर फीमेल्स, आई थिंक जो छोटी उम्र की गर्ल्स हैं, उनके लिए वंस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, जब मंथली पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो पीरियड्स कंप्लीट होने के एक हफ्ते के बाद सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हम पूरा दिन फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें गूगल करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं. मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब घर की फीमेल्स को, आई थिंक हमारे स्टूडियो, हमारी टीम में भी, आपकी टीम में भी, आप प्लीज़ ये मैसेज एम्पलीफाई करें कि सब लोग सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग की वीडियोस देखेंगे. उसमें स्टेप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं कि किस तरीके से हर फीमेल को अपने मंथली पीरियड्स के एक हफ्ते के बाद सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग खुद से ही करनी है. सबसे इफ़ेक्टिव तरीका ब्रेस्ट कैंसर्स की स्क्रीनिंग के लिए या प्रिवेंशन के लिए यही है. सोनोग्राफीज और मैमोग्राम्स बाद में आते हैं, सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग सबसे पहले आती है. तो ये खुद करनी है हर फीमेल को, और हर फीमेल को आनी चाहिए करनी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा आई थिंक एनुअली सोनोग्राफीज, पेट की सोनोग्राफी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कोई हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस है या हिस्ट्री ऑफ फैमिली कैंसर्स है या कोई भी और तकलीफ हो रही है, तो कोलोनोस्कोपीज ये रूटीनली आई थिंक साल एवरी 1 to 3 ईयर्स एक बार होना
हो जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हम इस इंटरव्यू से पहले जिस तरीके से डिस्कस कर रहे थे, हमारी स्पेशली इन दी वैली हेल्थ इंश्योरेंसेस का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैं बहुत वक्त JNK से बाहर रही हूँ, आई वॉज इन अहमदाबाद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वापस आके आई थिंक जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे लोग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंसेज नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं उनका। हर किसी की कार और बाइक का इंश्योरेंस है बट अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं है। सो आई वांट दैट टू चेंज। आई वांट द यंगर जनरेशन टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि ऊपर वाला ना करे कोई प्रॉब्लम अगर आए आपकी हेल्थ को लेके तो आप बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, बेस्ट हॉस्पिटल्स इन दी कंट्री में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सके, बेस्ट हॉस्पिटल्स इन दी UT हम अपना ट्रीटमेंट करा सके, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये नहीं होना चाहिए कि पैसों की वजह से आप स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट नहीं ले पाए हैं। सो दिस जनरेशन हैज टू अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इंश्योरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपका एनुअल चेकअप आएगा। हर साल आपका स्क्रीनिंग होगा, ब्लड स्क्रीनिंग होगी, आपकी सोनोग्राफीज होंगी। तो उम्मीद ये है कि अगर कोई बीमारी है भी उसको टाइम पे हम क्योर डायग्नोस कर सकते हैं और इवेंचुअली उसको मैनेज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि यूजुअली जो पेशेंट्स हमारे पास आपके पास आते हैं वो 3rd या 4th स्टेज कैंसर के आते हैं, तो आपने जैसे ही बताया कि कुछ वार्निंग साइंस जैसे लम्प्स, सिस्ट वगैरह जो है इनको 2 हफ्तों से ज़्यादा इग्नोर नहीं करना है, तो और क्या कुछ अर्ली वार्निंग साइंस है जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, इट कॉजेज मी पेन टू टेल यू कि हमारे OPD ऑफिस स्पेसेस में बैठ के जब हम पेशेंट्स को देखते हैं कि वो स्टेज 3, स्टेज 4 में आ रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ देम आर फीमेल्स, दुख होता है कि हम क्या ऐसा करें कि हम कुछ चीज़ें लोगों को सिखा सकें, समझा सकें कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें, क्योंकि उस टाइम पे एक तो प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट्स या सर्जरीज भी छोटी होंगी और पेशेंट भी जल्दी ठीक होगा, और हमारा प्रोग्नोसिस यानी बीमारी ट्रीट करने के बाद लंबे समय तक हम बीमारी से दूर रह सकते हैं, उसको प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा वो हमारे हाथ में, एक बेटर प्रोग्नोसिस रहता है। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मैंने जिस तरीके से कहा, आई थिंक अचानक से आपका वज़न का कम हो जाना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आपका भूख कम लगना, कुछ वक्त तक कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जस्टिफाइड है कि हाँ ये सब चेंजेस आ सकते हैं, बट एक लंबे अरसे तक भूख ना लगना, आपका वज़न का कम होना, ऐसी कोई गठान या ऐसी कोई अल्सर, मुंह के अंदर छाला, या आपके गले खाना निगलने में दिक्कत, जिसको डिस्फेजिया बोलते हैं, आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि मुझे खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आवाज़ का बहुत वक्त तक चेंज हो जाना, लैरिंजियल कैंसर का एक साइन है। कोई भी ऐसा मुंह के अंदर छाला, अल्सर, आपके अचानक से दांत का लूज हो जाना या हिलना, या इल फिटिंग डेंचर्स, कुछ लोग जो डेंचर्स पहनते हैं अचानक से उनको डेंचर पहनने में दर्द हो रहा है, ये कुछ ओरल कैंसर्स के साइंस हैं। हमारे कान के आगे स्वेलिंग, हमारे गले के नीचे स्वेलिंग, ये सलाइवी ग्लैंड मैलिग्नेंसीज का साइन है। गले के सेंट्रल नेक स्वेलिंग्स, थायराइड मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं। हर स्वेलिंग या लंप मैलिग्नेंसी नहीं है, मैं दोबारा कह रही हूँ, बट अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो हम लापरवाही कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो मैलिग्नेंसी नहीं आती है और उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं तो ज़रूर रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रीटमेंट के लिए एक बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, बट बिना इन्वेस्टिगेशंस और बिना प्रॉपर कंसल्टेशंस के घर पे बैठे रहना इन प्रॉब्लम्स के साथ वो सही नहीं है। सिमिलरली ब्रेस्ट लम्प्स, चाहे वो पेनलेस हो, दर्द नहीं भी हो रहा है तो भी उसका एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर्स में कोई भी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्जेस, आप कुछ और प्रॉब्लम्स, दर्द या फिर इरिटेशन या क्रॉनिक डिस्कम्फर्ट, मतलब बहुत वक्त से डिस्कम्फर्ट, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो 2 या 3 हफ्ते के बियॉन्ड परसिस्ट कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम, उसको इन्वेस्टिगेट कराना और उसको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं इन पेशेंट्स की, यूजुअली जो 3rd 4th स्टेज पे होते हैं, तो हम देखते हैं अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए वो प्रेफर करते हैं UT से बाहर जाना, तो मेडिकली हम कितने एडवांस है अभी के जो पेशेंट्स हैं हमारे UT के, उनका जो ट्रीटमेंट है वो यहीं पे हो, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े? ये एक ऐसा डिस्कशन है जिसका कोई राइट आंसर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ का पेशेंट विल चूज टू गो टू दिल्ली, दिल्ली का पेशेंट विल चूज टू गो टू मुंबई, मुंबई का पेशेंट विल चूज टू गो टू US। दिस इज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है विच कैन नॉट कम्प्लीटली बी चेंज्ड एंड ऑल्टर्ड, राइट। मैं पर्सनली अगर इसको आंसर करूँ, वी नाउ हैव स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इन द UT, right? People who are better trained, people who have trained
are now deciding and they're trying to come back to the UT so that they can, क्योंकि honestly आप घर JNK से बाहर है कि जब आप JNK के पेशेंट को अपने हॉस्पिटल्स में देखते हैं, because I worked outside, बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग नहीं है. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ओवरनाइट पेशेंट एडमिट होगा, ट्रीट होगा और चला जाएगा, घर नहीं है. दिस इज अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, राइट? पेशेंट्स हैव टू अंडरगो लॉन्ग ट्रीटमेंट प्लान्स, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी हो या सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी रेडिएशन हो. इट विल टेक मंथ्स फॉर अ पेशेंट टू कंप्लीट ट्रीटमेंट, फॉलोड बाय अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जिसमें चाहे वो रिहैबिलिटेशन हो, फिजियोथेरेपी हो, अ लॉट ऑफ अदर ऑनको काउंसलिंग हो, डाइटरी काउंसलिंग्स हो. सो एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट एक लंबा समय लेता है, राइट? सो जब आप पेशेंट्स को देखते हैं कि वो इलाज के लिए घर परिवार से दूर तो आ गए हैं, बट उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक कैंसर पेशेंट के लिए है साइकोलॉजिकल सपोर्ट और न्यूट्रिशनल सपोर्ट. जितना अच्छा सपोर्ट साइकोलॉजिकली घर परिवार के बीच में रह के मिलता है, जितना अच्छा डाइटरी सपोर्ट घर परिवार के बीच में रह के मिलता है, वो बाहर नहीं मिल पाता है. सो ये पेशेंट्स बाहर तो आ जाते हैं, इवेंचुअली शायद फाइनेंसेस भी अरेंज कर लेते हैं किसी वक्त तरीके से, बट जब इतने लंबे वक्त के लिए बाहर रहना पड़ता है तो हर परिवार मुश्किल में आ जाता है, हर परिवार अनकंफर्टेबल हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट भी बहुत डिस्कम्फर्ट में होता है. सो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि वी हैव अ लॉट ऑफ आई थिंक एक ऑर्गन बेस्ड प्रैक्टिस के तरीके से हर तरीके के कैंसर के एक्सपर्ट्स हैं अब हमारे पास इन दी यूटी. आई वाज सरप्राइज्ड, आई थिंक हमने बहुत मेजर सर्जरीज यहाँ पे की हैं एंड वी वर एबल टू डू देम विद कंप्लीट सेटिस्फैक्शन. सो एंड रिवॉर्डिंग ये है कि हम इतनी स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स कर पाए यहाँ पे एट हाफ द रेट्स ऑफ व्हाट पेशेंट्स विल पे आउटसाइड. सो इफ दैट ऑल इज मैनेजेबल, आई थिंक पेशेंट्स शुड ट्रस्ट दी लोकल प्रैक्टिशनर्स मोर. इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका डायग्नोसिस टाइमली हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी बीमारी को समझें, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने कंसल्टेंट के साथ बैठ के कॉन्वर्जेशन करें, इंटरैक्ट विद अ कंसल्टेंट, अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कोई और आपकी हेल्थ के लिए डिसीजंस लेके आपको बाहर ले जा रहा है, एवरी नाउ एंड देन वी माइट नीड टू सेंड अ पेशेंट आउट. वो भी है कि कभी कभार कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए शायद हमें एक मल्टी स्पेशलिटी सेटअप चाहिए होगा जो हमारे पास शायद ना हो यूटी में, बट वो केसेस, वो सिनेरियोज या वो चैलेंजेस कम है. रूटीनली हम पेशेंट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, बट आई थिंक जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टाइमली इंटरवेंशन. और मैं चाहूँगी हर पेशेंट अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी खुद ले, अपने कंसल्टेंट से बात करें. दे शुड अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट दैट दे हैव टू गो थ्रू. स्टेप 1 से लेके अगले आने वाले बहुत सारे स्टेप्स अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो आप ट्रीटमेंट अच्छे से करा पाएंगे. बिल्कुल, हम कहेंगे कि अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोस, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल. तो जब हम बात करते हैं लेकिन सर्वाइकल कैंसर की, जो कि थर्ड मोस्ट आता है वुमेन में, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास HPV वैक्सीन आता है. तो HPV वैक्सीन क्या होता है और कैसे ये प्रिवेंट करता है सर्वाइकल कैंसर को? और जब हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की, तो कितना डेडली होता है? बिल्कुल, फॉर्चुनेटली आई थिंक अक्रॉस पैन इंडिया बहुत सारे HPV वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो गए हैं. अभी 2 दिन पहले भी हम न्यूज़ में सुन रहे थे. सो आई एम ग्लैड पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. मैं चाहूँगी हर ये आपके थ्रू ये जो भी ऑडियंस यहाँ हमें सुन पा रही है, आपके घर में जितनी भी बच्चियाँ हैं, नॉट जस्ट गर्ल्स, इवन बॉयज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 14, 9 साल से 14 साल की बच्चियाँ, स्पेशली बच्चियाँ एंड इवन बॉयज़ शुड गेट वैक्सीनेटेड. HPV एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल्स. ये कैंसर इस वायरस स्ट्रेन के इंट्रोडक्शन के बाद करीब 10 से 15 साल लगते हैं कैंसर में तब्दील होने को. हमारे पास बहुत सारा वक्त होता है जहाँ पे हम प्रिवेंटेटिव मेजर्स लेके फीमेल्स को बचा सकते हैं इस कैंसर से. आइडियल एज वैक्सीनेशन लगाने की है 9 से 14 साल. और 2 वैक्सीन आती हैं. एक इंटरनेशनल वैक्सीन है गार्डासिल के नाम से, जो 9 वेरिएंट से प्रोटेक्शन देती है, और दूसरी वैक्सीनेशन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है सर्वावैक के नाम से, जो कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव है, वो भी अवेलेबल है.
आपको इसके लिए भी स्पेशली हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोकली अपने पीडियाट्रिशियंस, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके डिमांड कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को ये वैक्सीन्स लगाई जाएं। 14 साल की उम्र से बड़ी बच्चियां जो जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको भी ये वैक्सीन लगनी है। एंड फॉर दैट मैटर मैरिड फीमेल्स अंडर द एज ऑफ 40 years आर ऑल्सो नाउ टेकिंग दिस वैक्सीन अपने लिए एक सिक्योरिटी कवर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है। हम इवेंचुअली तो चाहेंगे कि ये सारी वैक्सीन्स भी हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में आ जाए, बट अभी आई थिंक डोजेजेस, शॉर्ट डोजेजेस की कमी की वजह से या जिस भी वजह से गवर्नमेंट अभी अपनी इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल्स में इनको नहीं ला पाई है। बट जब तक वो नहीं होता है, मैं चाहूँगी प्राइवेटली ये वैक्सीन्स को ऑडियंस को अपने बच्चों को लगानी चाहिए। और इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको और हेल्प चाहिए या और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच अस। हम लोग आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल हमेशा के लिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं इस HPV वैक्सीन की, तो एक मिथ है कि जो ये वैक्सीन होता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, ये किस हद तक सही है? बिल्कुल, हर वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होते हैं माइल्ड फीवर, माइल्ड रेडनेस इन द एरिया वेयर इट इज़ इंजेक्टेड। सो आई थिंक बहुत घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंटेड केस नहीं है ऑफ अ मेजर साइड इफ़ेक्ट। बहुत रेयरली ये माइल्ड फीवर और छोटा सा रेडनेस भी नज़र आता है। सो प्लीज़ आई कैन अश्योर यू कि बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन्स हैं। बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ ये सब बाकी डिस्कशंस में पढ़ के लापरवाही ना करें। जिस तरीके से पोलियो वैक्सीनेशंस, जिस तरीके से मीज़ल, मम्प्स, इन सब की वैक्सीनेशंस इम्पॉर्टेंट थी, जिस तरीके से हम पोलियो को इरेडिकेट कर पाए हैं वैक्सीनेशंस की वजह से, उसी तरीके से टारगेट ये है, एम ये है कि हम इवेंचुअली औरतों में होने वाले सर्वाइकल कैंसर को भी इरेडिकेट कर पाएंगे आगे चल के फ्यूचर में। बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग समझें वैक्सीन्स की इम्पोर्टेंस और अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को स्पेशली, आई थिंक ऑल अनमैरिड फीमेल्स शुड गेट वैक्सीनेटेड। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं अब हेड और नेक कैंसर्स की बात करते हैं, तो कौन से ऐसे मेजर चैलेंज हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है वाइल सर्जरीज? आई थिंक हेड एंड नेक कैंसर्स स्पेशली कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट की बात अगर मैं करूं, जब हम चेहरे पे होने वाली बीमारियों की ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हम इस सर्जरी के बाद कैसे दिखेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि आज से पहले कुछ साल तक जब भी जॉ ट्यूमर्स या सॉफ्ट टिश्यू कैंसर्स ऑफ द हेड एंड नेक रीजन ट्रीट किए जाते थे, तो उसके बाद कैंसर पेशेंट्स का दिखने में तब्दीली आ जाती थी, चेहरा टेढ़ा हो जाता था, बात करने में दिक्कत आती थी, फंक्शनल इश्यूज आते थे, स्वॉलोइंग इश्यूज आते थे। फॉर्चुनेटली आई थिंक जो मेरा फोटे भी है, मैं एक माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ, हम लोग अब इन चैलेंजेस को कटेल कर पाए हैं। हेड एंड नेक सर्जरीज में अगर आपकी मैंडिबल की बोन रिमूव की जा रही है, तो अब हम आपकी टांग से फिबुलर बोन जिसको बोलते हैं, हम फिबुला फ्लैप्स प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे, यानी हम इस बोन को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली शरीर के बहुत सारे हिस्सों से हम टिश्यूज़ को लेके हम चेहरे के टिश्यूज़ को वापस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जीभ के कैंसर्स के लिए अगर जीभ का हिस्सा रिमूव कर दिया जाएगा तो पेशेंट की बात करने में तकलीफ होती है, पेशेंट को खाना निगलने में तकलीफ होती है। ये सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अब हम सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप रिकंस्ट्रक्शंस करते हैं, रेडियल फोरआर्म रिकंस्ट्रक्शन फ्लैप्स। इन सब की मदद से हम पेशेंट्स की स्वॉलोइंग, हम पेशेंट्स की स्पीच रिहैबिलिटेशन वापस कर पा रहे हैं। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो लोगों के जहन में है कि हम कुछ भी ऐसी ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमें ये सब मुश्किलें आएंगी, सांस लेने में तकलीफ, बात करने में तकलीफ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के मीडियम से लोग ये समझें कि विद एडवांसमेंट्स इन टेक्निक्स, विद एडवांसमेंट्स इन सर्जिकल प्रोसीजर्स, हम अब इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पा रहे हैं, हम पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट कर पा रहे हैं, हम पेशेंट्स को उनकी बोनी रिकंस्ट्रक्शंस वापस कर पा रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शंस वापस कर पा रहे हैं। सो वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। तो ये रीज़न नहीं है आपका ट्रीटमेंट ना कराने का, क्योंकि दूसरी ही तरफ अगर कैंसर को बढ़ने का मौका दिया जाएगा फिर आप इनऑपरेबल स्टेजेस में पहुंच जाते हैं, या कैंसर लोकली इस एरिया से छूट के शरीर के किसी और हिस्से में चला जाएगा और आप इनऑपरेबल कंडीशंस में हमारे लिए फिर पॉसिबल नहीं है ट्रीट करना। बिल्कुल। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें कि हम
ट्रीटमेंट टाइम पे कराएं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो है इनकी वजह से हम क्या करते हैं, स्पीच या स्वेलिंग जो होते हैं फंक्शंस वो प्रॉपरली हम उनको कर पाते हैं, तो ये कैसे होता है, इसका क्या रहता है प्रोसीजर? इसके लिए जो अब सबसे एडवांस्ड प्रोसीजर्स हैं उनको बोलते हैं माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, राइट, जिसमें हम डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ द बॉडी से टिश्यूज को हार्वेस्ट करते हैं। वो टिश्यूज बोनी टिश्यूज भी हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज भी हो सकते हैं, यानी शरीर से हड्डी या मसल, स्किन। तो हम दूर दराज के एरिया से स्किन, उसका फैट, मसल और बोन्स, इन सबको उनके ब्लड टिश्यूज यानी ब्लड वेसल्स के साथ, आर्टरी और वेन के साथ हार्वेस्ट करते हैं। चेहरे का वो हिस्सा वापस बना के उन वेसल्स को गले की बड़ी वेसल्स के साथ अनास्टमोस करते हैं। ये एक एडवांस प्रकार की प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं जिसमें हम वेसल्स का अनास्टमोसिस करते हैं, यानी वहाँ की आर्टरी को इधर गले की आर्टरी के साथ जोड़ते हैं ताकि उसमें ब्लड सप्लाई वापस आ जाए, वो वायबल हो जाए, और इस तरीके से हम पेशेंट के चेहरे का आकार चेंज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप इमेजिन करेंगे कि अगर किसी के चेहरे का एक हिस्सा निकल गया है तो वो एरिया फ्लैट हो जाएगा और टेढ़ा हो जाएगा चेहरा, बट अगर अब फ्लैप्स की मदद से हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे तो चेहरे की शेप या चेहरे की जो आकार है वो हम वैसे ही रख सकते हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकली, आई थिंक साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा पेशेंट जिनका चेहरे में कोई चेंज आया है इन द फॉर्म ऑफ शेप, कॉन्टूर, आई थिंक साइकोलॉजिकली वो थोड़े डिप्रेस्ड रहते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि सोसाइटी में कोई दूसरा इंसान जो उनको देख रहा है वो उनको जज कर रहा है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, मैं एक दूसरे दिस इज अनरिलेटेड, बट मैं चाहूँगी कि सोसाइटी में एक एम्पैथी आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है उसकी तरफ जजमेंटल तरीके से देखना सही नहीं है। हमारे कैंसर पेशेंट्स इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि वो हमारे साथ बैठ के रेस्टोरेंट्स में खा सके, वो हमारे साथ लॉन्ग क्यूज में बैठ सके, हमारे साथ वेटिंग एरिया, स्पेसेस, बसेस, ट्रेन्स, फ्लाइट्स में बहुत कंफर्टेबली बैठ सके, बिल्कुल, ताकि एग्जैक्टली ताकि वो दे शुडंट हैव टू हाइड व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। ये स्कार्स, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये इनके बैटल स्कार्स हैं। जो उनकी जर्नी रही है वो शायद कोई और समझ नहीं पाएगा, बट एज अ सोसाइटी हमको उनको इतना कंफर्टेबल स्पेस देनी है ताकि वो खुल के आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। और इससे एक बहुत अच्छी चीज़ ये होगी कि जो हमारे मेजॉरिटी कैंसर सर्वाइवर्स, वॉरियर्स हैं, जो शायद कंफर्टेबली अपने टेस्टिमोनियल्स नहीं देते हैं, जो शायद कंफर्टेबली अपनी स्टोरीज शेयर नहीं करते हैं, वो छुपाते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, बस अब हम किसी को बताना नहीं चाहते कि हमारी इस बीमारी का इलाज हुआ था। शायद वो बदलाव आए कि वो अपनी बीमारियां या अपनी जर्नी या अपनी स्ट्रगल्स खुल के सामने रख सके, और उससे क्या होगा कि लोगों तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। जब मैं और आप सोसाइटी में बात करते हैं तो शायद बहुत लोग ना सुने, बट एक कैंसर सर्वाइवर जब बात करता है ना तो लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी, इंस्पायर भी होंगे, और शायद वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे जो उनके साथ हुई हैं। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मेक कंफर्टेबल स्पेसेस जहाँ पे लोग आपके बीच में बैठ के बात कर सकें, अपनी जर्नी शेयर कर सकें, क्योंकि हम उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। बिल्कुल, हम इंस्पायर हो सकते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जब किसी को कैंसर होता है फिर ट्रीटमेंट के बाद वो वापस आ सकता है क्योंकि वो फैल गया होता है कहीं और जगह पे, तो कितने % चांसेस है कि जो कैंसर पेशेंट है ट्रीटमेंट के बाद ये वापस आ सकता है? इट अगेन डिपेंड्स ऑन, लाइक आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग, ऑन व्हाट स्टेज यू वर डायग्नोस्ड। अगर आप स्टेज 1, स्टेज 2 में हैं तो हम कंप्लीट क्योर की तरफ देख रहे हैं, क्यूरेटिव इंटेंट के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वी आर होपिंग एट रियली गुड रिजल्ट्स। बट सिमिलरली अगर आप स्टेज 4B पे हैं, जहाँ पे आपका प्राइमरी डायग्नोसिस हुआ है और आपका ट्रीटमेंट हुआ है, तो अगर तब ट्रीटमेंट क्यूरेटिव इंटेंट के साथ भी की गई है तो भी वी आर ऑलवेज वैरी, हम हमेशा अगले 5 साल आपको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि इतने एडवांस स्टेजेस में बीमारी कहीं माइक्रो मेटास्टाइज करके किसी और हिस्से में तो नहीं गई है। तो इसीलिए हम घूम फिर के हम वापस उस पे आते हैं कि अर्ली ट्रीटमेंट पे, अर्ली डायग्नोसिस पे हर चीज़ बेटर है, और लेट डायग्नोसिस पे हर चीज़ के लिए हम थोड़ा कंसर्न रहते हैं कि शायद बीमारी वापस आ सकती है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम आपसे एक मैसेज चाहते हैं कि आप एक मैसेज दें हमारे ऑडियंस को, हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को एक मैसेज आप दें। बिल्कुल, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज ये है कि लेट्स बी काइंड टू वन अनदर, लेट्स बी काइंड टू पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन
ट्रीटमेंट्स फॉर कैंसर, लेट्स मेक स्पेसेस सो कंफर्टेबल कि वो लोग खुल के इस बारे में बात कर सकें. आई थिंक एक स्टिग्मा हटाना बहुत ज़रूरी है. मैं चाहूँगी घर परिवार में लेट्स नॉट बी शाय. हमारे को अपनी घर की बच्चियों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है. सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग ज़रूरी है. सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशंस की बात करना ये उतना ही ज़रूरी है जितना हम सिक्योरिटी को लेके शायद अपने बच्चों को कुछ चीज़ें समझाते हैं. उसी तरीके से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को घर परिवार में बैठ के डिस्कस करना इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी. मोर इम्पोर्टेंटली कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद योर डॉक्टर्स. ऐसा नहीं है कि आप अपने डॉक्टर्स को 10 क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप कुछ परेशानी होगी. आपके कोई कंसर्न्स हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, आप खुद से अपने पास मत रखिए. बिल्कुल सामने बहुत आना ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. बहरहाल आपके साथ और भी कुछ डिस्कस करना था लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. ओके नाज़रीन, तुहुंद तह सठा सठा शुक्रिया वनिक ताम सोन प्रोग्राम वुचन बापत प्रोग्रामस में शिरकत करने बापत. इंशाल्लाह नईस प्रोग्रामस मज गस तोह सत बे मुलाकात. तोताम थयो पन्ने सेहतुक ख्याल. तुय तेस खुदायस हवाल.